नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम शहर के एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे और ये ज्वलंत मुद्दा केवल एक शहर का नहीं है, कहे पूरे देश का, प्रदेश का, तमाम जगह का, चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, तमाम जगह का ये मुद्दा है। और ये मुद्दा है प्लॉटिंग को लेकर के, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जगह जगह अवैध प्लॉटिंग करते हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, इनसे किनको नुकसान है, किनको फायदा है। और इसके लिए हमारे पास आज बात करने के लिए है विनय यादव जी, जो इस चीज को भली भांति जानते हैं और सरकार को भी कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग करते हैं, किस तरीके से वो प्लॉटिंग करते हैं। लोगों को सस्ते मकान मिल जाते हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से सेक्टर करते हैं उनमें नहीं मिल पाता है। और आए दिन मीडिया की सुर्खी बनी रहती है, भूमाफिया शब्दों से उनको यानी कि संबोधित किया जाता है अखबारों में, मीडिया के अंदर, और आए दिन DTP कार्रवाई करता है। तो उसे भी आज हम चर्चा करेंगे। और रेवाड़ी में कहें कि रेवाड़ी, गुड़गांव और आसपास का एक ज्वलंत मुद्दा है कि आए दिन अवैध कॉलोनियों को DTP तोड़ रही है, प्रॉपर्टी डीलर उनको काट रहे हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ होना चाहिए, सरकार को ऐसे क्या नियम बनाने चाहिए जिससे आम आदमी को राहत हो जाए। विनय जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार मोहनलाल जी। विनय जी, देखिए, एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जिस पे आज हम आपसे बात करेंगे। और आपके पास राजनीति के साथ साथ बहुत सारा अनुभव है, और शहर से एक आवाज आई कि विनय जी इस पर एक बार स्पष्टीकरण दे, बताएं थोड़ा सा कि ये अवैध प्लॉटिंग है, एक बड़ा पेचीदा मुद्दा है। प्रॉपर्टी डीलर 5-7 लोग इकट्ठे होते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जमीन लेते हैं, काटते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। DTP जाके पंजा चला देती है, मीडिया की सुर्खियां बन जाती है, मीडिया को एक मसाला मिल जाता है। तो क्या है ये, इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें आज समझाएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आम आदमी भी मारा जाता है जो वहां प्लॉट ले लेता है, अवैध कॉलोनी रहती है, फिर 2-4-5 साल में वो 10 साल में बसती है, 2-3 बार DTP तोड़ के आता है, फिर वही नेता जो, वही सरकार जो इनको तोड़ने की बात करती है DTP के जरिए, बाद में इनको रेगुलाइज कराने की बात करती है। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए स्टूडियो की और आपके सभी दर्शकों को। मोहन जी, अवैध कॉलोनियां, ये शब्द बड़े जोर शोर से हर जगह मीडिया में, अखबारों में उठाया जाता है, लोगों की जुबान पर अवैध कॉलोनी, प्रशासन की जुबान पर रहता है अवैध कॉलोनी। मैं मानता हूं शब्द बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कानून के हिसाब से अगर बात करें तो वो अवैध कॉलोनी गिनी जाती है। पर मुझे एक चीज बताइए, वैध और अवैध में अंतर क्या है? वैध कॉलोनियां वो हैं जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया है या नगर परिषद की सीमा में है, जिसका डेवलपमेंट चार्ज जमा हो सकता है, आप उनकी टुकड़ों में रजिस्ट्री करा सकते हैं। और अगर आउटर एरिया में कोई कॉलोनी कट रही है, वो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, तो हम उसको अवैध की श्रेणी में गिन देते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, कानून के दायरे में हमें कॉलोनियों को काटना चाहिए। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब सरकार ने अब नियम ऐसे बना दिए हैं, अगर आप चाहकर भी सरकार के मापदंड को पूरा नहीं कर सकते। पहले हुड्डा के सेक्टर निकलते थे, जमीन अधिग्रहित होती थी, उसके बाद सेक्टर निकलते थे, तो सेक्टर के ड्रा होते थे, आप आवेदन कर सकते थे मिनिमम फीस के अंदर। आवेदन के दौरान ड्रा होते थे, तो उसके अंदर मध्यम वर्ग का परिवार का आदमी है, गरीब परिवार का आदमी है, वो भी ड्रा में अपने हिस्सेदारी कर सकता था। और अगर उसकी किस्मत होती तो उसका ड्रा निकल जाता था। ड्रा निकलने के बाद उसको प्लॉट मिलता था और बैंक उसके ऊपर लोन भी दे देता। अगर वो सैलरीड पर्सन है या व्यापारी है तो बैंक उस पर लोन भी देता था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब से हुड्डा ने, सरकार ने ड्रा निकालने बंद किए हैं, बिड लगानी, बोली लगानी शुरू की है, तो मध्यम वर्ग के हाथ से ये इस तरह की जो फायदे होते थे, जो उनकी किस्मत चमक सकती थी, वो बंद हो गई। गरीब की भी गरीब की तो सोच से आप परे की बात समझ लीजिए। मैं मध्यम वर्ग पे आ रहा हूँ। गरीब तो अब उनके जो फार्म की जो फीस है वो इतनी बढ़ गई है, रेट इतने बढ़ गए हैं, गरीब तो सोच ही नहीं सकता है तक वो इस तरह के ड्रा में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके। पहले जैसे आपने बताया ना, ओपन होते थे, कोई भी अखबार में निकलता था, मोहन जी, जब एक सरकार के लिए फार्म भरो, ये इतने सारे प्लॉट हैं, वो थे, वो सिस्टम क्यों बंद हो गया? मोहन जी, उस समय सरकार का कंट्रोल होता था, रेट के ऊपर भी कंट्रोल होता था। इस किसी भी जमीन का एक सर्कल रेट है, मगर उस रेट से अगर वहां भी हुड्डा का सेक्टर कट रहे हैं या कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर व कॉलोनी काट रहा है, तो एक नियम होता था कि इससे ज्यादा वहां रेट ना रखे जाएं, ताकि लोग आसानी से वहां प्लॉट या घर ले सके। मगर अब कोई नियम कायदे कानून नहीं है, सभी बिल्डर की अपनी मनमर्जी है। अब वो किस जमीन को किस रेट में खरीदता है, वहां रेट क्या रखता है, क्या सुविधाएं देता है।
तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, सरकार का रेट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये एक दिक्कत हो गई। दूसरा, सरकार का देख मेरे दर्शकों को समझाना जरूरी है, सरकार जो अपने सेक्टर काटती है उसमें तो सरकार का कंट्रोल है ना भाई, सर्कल रेट से ज्यादा रेट ना, जैसे मतलब नया सेक्टर हमारे यहाँ कट रहा है, यहाँ 10, 12, 15, 20 हजार रुपए का प्रॉपर्टी डीलर काटते हैं, 10, 12, 15 हजार। एक चीज बताइए मुझे, उसी कहीं भी सेक्टर कट रहा है, सेक्टर के अंदर 60, 70, 80 हजार रुपए सरकार ने रेट रखा हुआ है। मैं आपको यह अभी ताजा उदाहरण देता हूँ, सेक्टर 6 और 7 जो हमारे यहाँ रेवाड़ी में आ रहे हैं, जो बिल्कुल सन सिटी के बीच के अंदर है, उन्होंने सन सिटी के पैरेलल रेट रख दिए वहां सेक्टर के, उसमें भी बिड लगेगी। बिड में पता नहीं कि आपने क्या रेट कोट किया, किसका प्लॉट निकलेगा, उसको संस्था को अधिकार है कि वो आपका कोई भी ड्रा है वो कैंसिल भी कर सकती है, आपकी बिड को कैंसिल कर सकती है। जब हमें पता ही नहीं पारदर्शिता कितनी बढ़ती जा रही है उसके अंदर, तो हम कैसे मान लें किस रेट में अलॉटमेंट हो रही है वहां। तो एक सबसे बड़ी जब आपकी बिड हो गई है तो एक तरह से आपने बोली लगा दी है, जो ज्यादा बोली देगा वो वहां प्लॉट लेगा। मैं वही और बोली पैसे वाला लगा सकता है, गरीब और मध्यम वर्ग कहां लगा सकता है? पूछ रहा हूं ना भाई, सरकार ने तो अपने इतने हाई लेवल के रास्ते बने, कहे तो प्रॉपर्टी डीलरों से ज्यादा तो सरकार यानी कि एक तरीके से डीलिंग कर रही है। भाई प्रॉपर्टी डीलर अगर 5 किले 7 किला 8 किला में काट रहा है, वो तो इतनी महंगी नहीं देता, वहां तो 10, 12, 15, 20 हजार रुपए गज के अंदर जगह मिल रही है, कई जगह कट रही है रेवाड़ी के अंदर। डेवलपमेंट का एक ही रेट है, सीमेंट उसी रेट आएगी, लेबर भी उसी रेट रहेगी, सड़कें उसी रेट में बनेंगी, सीवरेज लाइन भी उसी रेट में डलेगी। रेट है जमीन का, एरिया का। सरकार के पास अगर कोई लैंड है, सरकार में एग्जांपल देता हूं, उसने 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए गज के एक्वायरमेंट के दिए, या वो जमीन किसी भी प्राइवेट बिल्डर ने खरीदी, और उसी के पड़ोस के अंदर भी दूसरी जमीन भी 1 करोड़ रुपए खरीदी बिल्डर ने, मगर एक ही बिल्डर 40 हजार रुपए गज बेच रहा है जमीन, और दूसरा बिल्डर उसी जमीन को 80 हजार रुपए बेच रहा है, तो ये बिल्डर की मनमानी हुई ना, रेट निर्धारित बिल्डर कर रहा है ना कि सरकार कर रही है। फिर बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो सरकार ने बिल्डर को दे दिए हैं, अब उनके हालात ये हैं कि वहां बरसात का पानी भर जाता है, रोड टूट जाते हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कंप्लेंट करे तो कहां करे, RWA पढ़ नहीं पाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जब बिल्डर ने आपको प्लॉट दिया है तो उस पर सरकार शिकंजा कब कसेगी कि आप सुविधाएं तो बुनियादी रखिए। आप ये तो बड़े बिल्डर की बात है, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, आप सुनिए तो सही है, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब जब बड़े बिल्डर पे आपने शिकंजा नहीं कस रहे हैं, तो आप ये छोटे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उन लोगों पर आप इतना शिकंजा क्यों कसना चाह रहे हैं? वो तो गरीब और सस्ती दरों पे जिन लोगों को 80 हजार रुपए, 70 हजार रुपए, 60 हजार रुपए लेने की जिनके पास हैसियत नहीं है, जिनके पास इतनी आजीविका नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कहां जाएंगे? क्या घर हर आदमी नहीं चाहता है? आप फर्ज कीजिए, मेरे मान में महीने के 50 हजार रुपए कमाता और मेरे 30 हजार रुपए महीने का खर्चा हो रहा है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कहीं 20 हजार रुपए मैं अपना इन्वेस्ट करके उससे भी कुछ कमा सकूं, उससे मुझे भी मेरी आय में बढ़ोतरी हो। तो क्या अधिकार ये मध्यम वर्ग गरीब वर्ग को नहीं है? तो वो क्या करेगा? बड़े बिल्डर बड़ी सोसाइटी में वो ले नहीं सकता। सरकार में हम दे रहे हैं घर गरीबों को, 2 लाख घर देंगे, 10 लाख घर देंगे, 2 करोड़ घर देंगे। मोहन जी, वो मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए है। पिस्सा कौन है? मध्यम नाम क्यों रखा गया? ऊपर अमीर वर्ग को फर्क नहीं पड़ता, रेट कुछ भी हो जाए, गरीब वर्ग को सरकार देने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं, मिलेगा जब मिल जाएगा, नहीं वो आदि है उस मलिन बस्तियों में या गरीब परिस्थिति में रहने का। सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे ज्यादा टैक्स मध्यम वर्ग दे रहा है सरकार को, और सुविधाएं सबसे कम मध्यम वर्ग को दी जा रही है, तो सारा शिकंजा उन्हीं पे कसा जा रहा है। आपको जो लग रहा है सरकार को कोई बढ़िया नॉर्म्स बनाना चाहिए। बिल्कुल, दीनदयाल योजना है, लेकिन हमने बात की बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलरों से जो बेचारे 5-5, 10-10 लोगों का ग्रुप बना करके 10-20, 50-50 लाख। मैं उसी बात पे आ रहा था। हाँ। अगर कहीं आप कॉलोनी काटते हैं, सरकार ने दीनदयाल योजना चलाई थी, मुझे लगता है शायद उसमें भी अब कोई ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है, लाइसेंस बंद कर दिए गए हैं, अभी रिसेंटली खुल गए हो तो नहीं पता, मगर आप दीनदयाल योजना के थ्रू अगर आप 5-10 आदमी मिलकर भी प्रोजेक्ट लाना चाहे, आप बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत की कमाई का पैसा वहां लगाते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है आपको लाइसेंस लेने में। लाइसेंस के लिए मोटा चढ़ावा ऊपर आपको चढ़ाना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। फिर आपको कॉलोनी डेवलप करनी पड़ेगी, कॉलोनी भी अगर आपने डेवलप कर दी तो आपकी कॉलोनी तक सरकार सुविधाएं नहीं पहुंचा रही है टाइम पर, शेवर लाइन और पानी की लाइन के, आप कॉलोनी की लाइन को जोड़ेंगे कहां उस दीनदयाल की लाइन को? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बरसात के पानी डिस्पोज ऑफ कहां करेंगे? सरकार ने नॉर्म्स तो दे दिए, पर उस पानी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपने आगे सुविधा क्या दी? फर्दर कॉलोनी के गेट तक तो बिल्डर ले आया, उस गेट से आगे वो आप कैसे ले जाएंगे उस पानी को, बरसात के पानी को और डिस्पोजल के पानी को? तो ये दिक्कतें हैं, ये परिस्थितियां होती हैं। दूसरी बात, लाइसेंस आप लेके आ गए, आपने कॉलोनी काट दी, सब कुछ हो गया, डेवलपमेंट लेट हो रही है, तो जिसने प्लॉट लिया उसको दिक्कत है। प्राइवेट बिल्डर क्या है, आप पे पेनल्टी तो लगा देंगे, आपको 3 साल का टाइम दिया जी, 3 साल में आपको पोजीशन देंगे हम, आप पे पेनल्टी लगा दी,
3 साल पे अगर आपने लेट पेमेंट जमा करी, आपने 4 साल में किया, आपसे 1 साल का इंटरेस्ट ले लिया, पेनल्टी ले ली। अगर बिल्डर 3 साल की बजाय 4 में दे रहा, तो बिल्डर ने कस्टमर को क्या दिया? क्या उसने उसके ब्याज का भुगतान किया कि मैंने आपको 1 साल लेट किया तो मैं आपको किराया दूंगा 1 साल का? ये चीजें हैं जो सोचने की है, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लेकिन बात क्या होती है? अवैध प्लॉटिंग, भूमाफिया। भूमाफिया शब्द कहां से आया? अरे जब कोई भी बिल्डर है या कोई भी छोटे हमारे जो साथी भाई हैं वो कॉलोनी काट रहे हैं, आप उनको भूमाफिया से सारे लोग संबोधित करते हैं। मीडिया सबसे बड़ी हेडलाइन चलाएगा भूमाफिया। अरे भूमाफिया का मतलब क्या है? भूमाफिया वो होते हैं जो किसी दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर ले या कस्टमर के साथ चीटिंग कर रहे हैं। 5 आदमियों ने 10 आदमियों ने ग्रुप बनाया, उन्होंने कहीं भी प्लॉटिंग के लिए जमीन ली, जमींदार को पैसे दिया ना उन्होंने, जिसकी जमीन मालिक था उसको पैसे देके जमीन खरीदी ना उन्होंने, खरीदी है। उसके बाद अगर वो कुछ सुविधा दे रहे हैं, वहां सड़क उन्होंने बना दी, तो सरकार का क्या योगदान है उसमें? बिल्डर ये वो अपने जो है कॉलोनाइजर अपने पैसे से बना रहा है, जितनी भी वो सुविधा दे सकता था वो दे रहा है ना। अब मजबूरी क्या है? गरीब आदमी बड़े सेक्टर में बड़ी जगह प्लॉट ले नहीं सकता, छोटे के लिए इस तरह उसको आश्रित होना पड़ता है। वहां सरकार ने नियम ऐसे कर दिए। आप नॉर्म्स बनाइए, आप 1 किला लेकर भी प्लॉटिंग कर सकते हैं, पर आपके रास्ते इतने चौड़े होने चाहिए। हाँ। ये आपके नॉर्म्स है। यानी कि बिल्कुल रेट सर्कल रेट ये है, आपने जो परचेज रेट सर्कल रेट से उससे ज्यादा आप इस रेट में जमीन नहीं बेच सकते। एक और बड़ा सवाल कर लेता हूं। आज हम देख रहे हैं रेवाड़ी के अंदर मेरे ख्याल से दर्जनों जगह से भी कहीं ना कहीं ज्यादा, और देखिए बहुत सारी कॉलोनी है, जैसे आज कंपनी आ गई है, भी किसी प्रॉपर्टी डीलर का काटा हुआ है, धीरे धीरे खेतों की जमीन थी, बागों की जमीन थी। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है, आज हम गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं, क्या गुड़गांव वाकई मिलेनियम सिटी? सरकार ने उसको बसाया है? आपकी नॉलेज में आप भी देखें, प्रॉपर्टी का काम, आप भी प्लॉटिंग का काम करते हैं, बहुत सारी चीजों में आप करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, हुड्डा के प्लॉट भी आप बिकवाते करते हैं, कमीशन का भी काम करते हैं, राजनीति भी आप करते हैं। तो मेरा सवाल ये, ऐसा क्या सरल तरीका है? गुड़गांव को क्या वाकई सरकार ने बसाई है, बिल्डरों ने बसाया या प्रॉपर्टी डीलरों ने बसाया? देखिए मोहन जी, आपने एक लाइन कह के ना इस खबर की जो सटीकता थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। मैं हमेशा निष्पक्ष बात करता हूँ। बहुत से लोग ये सोचेंगे ये भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इसलिए ये डीलरों के हित की बात कर रहे हैं, मगर सच्चाई वो नहीं है। गुड़गांव को अगर सरकार पूरा, कोई भी शहर सरकार पूरा नहीं बसा सकती। जब सरकार का प्लानिंग आती है, कोई सेक्टर आते हैं, कोई परियोजना आती है, तो उसके साथ साथ जो वहां के छोटे जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम इस पोश एरिया या इस कॉलोनी या उस सेक्टर के नजदीक में रहें, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो पाती वहां प्लॉट लेने की, तो उसके अड़ोस पड़ोस में जो कॉलोनियां कटती है वहां प्लॉट लेते हैं और उम्मीद करते हैं अब जब भी सरकार हमें सुविधा देगी हम यहाँ मकान बनाएंगे, रहेंगे। लोग जो असुविधा में रहने के आदी है, अगर उनको सड़क भी मिल जाती है रहने के लिए तो वो सोचते हैं चलो सड़क तो बन गई, मकान प्लॉट हम कर्जा लेके धीरे धीरे करके टुकड़ों में हम बना लेंगे। यकीन मानिए, अब जो मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के जो प्लॉट लेते हैं ये उनकी मेहनत की खून पसीने की कमाई है। इसीलिए इस पर पीला पंजा जब चलता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, वो सरकार को कोसते भी है। तो मैं इसीलिए कह रहा था, मैं रोकूंगा, इसीलिए मैंने आपके आगे जोड़ा। आपको इसका शायद हो सकता है मेरे शब्दों से नाराजगी होगी, क्योंकि देखिए काम सब करते, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर कर, भाई मैं भी अपनी पत्रकारिता करता हूं, कल कोई मुझे पत्रकार कह करके संबोधित करे कि वे पत्रकार ब्लैकमेलर हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है, तो ये लोग कह सकते हैं, लोगों को मारते का हाथ पकड़ा ऐसा बोलते की जुबान नहीं। मैंने इसीलिए पूछा है, आप जो कह रहे हैं कि नॉर्म्स इतने आसान होने चाहिए कि एक आम आदमी को उसके बजट में घर मिल जाए, और वो मिलना रेवाड़ी में इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेवाड़ी एक ऐसी सिटी बनती जा रही है, दूर दराज के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आम आदमी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, हब यहाँ पे हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया बावल देखा होगा आपने, निवराना देखा होगा, ये तमाम चीजें जो धारूहेड़ा है यहाँ जो पूरा बसा है, क्या इसमें सरकार का कहीं योगदान है? देखिए मोहन जी, सरकार कोई भी रही हो, कहीं भी अगर कोई शहर बसता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बसता है, सरकार का योगदान होता है, प्लानिंग सरकार की होती है। मगर बात यह, सरकार ने उस दिशा में तो प्लानिंग की कि यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा, वहां इंडस्ट्रीज लगेगी तो लेबर को रोजगार भी मिलेगा। मगर एक चीज और है सोचने की, जब वहां लेबर और अधिकारी या कर्मचारी आएंगे नौकरी करने तो उनके रहने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो यकीनन वो आस पास ही चाहेंगे कि हमें कोई मकान मिले, किराए के लिए मिले, या अपना हम परचेज करके बनाएं, सस्ता हमें कहीं प्लॉट मिल जाए तो हम अपने 2 कमरे बना रह सकते हैं। या वहां के जो अड़ोस पड़ोस के लैंड ओनर है वो चाहते हैं कि हम किराए से काम रेंट का शुरू कर लें, अब वहां हम कमरे बना के रेंट पे दे दें। तो उनके लिए सुविधाएं तो सबको चाहिए, ये हर नागरिक का अधिकार है सुविधा लेने का। देश के अंदर जब वो टैक्स पे करता है तो उसे सुविधा चाहिए। मगर मेरे कहने का आशय ये था, जब बड़े बिल्डर्सों के रेट पे कंट्रोल नहीं है
और कोई भी कॉलोनी कट गई है उसको 5 साल बाद आप रेगुलाइज करने के लिए नोटिफिकेशन करते हैं। 5 साल बाद भी तो सरकार वहां सुविधा देती है, 7 साल बाद भी सुविधा देती है ना। वहां सड़क भी डालेगी, पानी भी डालेगी, बिजली की लाइन भी जाएगी, गलियां पक्की भी होंगी। तो वही सुविधा अगर सरकार 1 एकड़ का भी अगर कहीं प्रपोजल है, उस 1 एकड़ के प्रपोजल तक भी अगर सरकारी सुविधा अभी देने लग जाए और उसका डेवलपमेंट चार्ज 10 साल लेने के बजाय अभी हाथ की आप शुरू में ही लेने लग जाए, तो मैं कहता हूं किसी भी छोटे कॉलोनाइजर को इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आम आदमी वो माइंड सेट कर लेगा। आम आदमी के पास मकान होगा, बिल्कुल होगा ना। बायर भी माइंड सेट करेगा कि आपको डेवलपमेंट चार्ज अभी हाथ की हाथ भरना है। चाहे डेवलपमेंट चार्ज मैं कहता हूं सरकार ने लगभग 500 रुपए गज कर रखा है, आप 1000 रुपए गज कर दीजिए, उसमें लोगों को संकोच नहीं है, ना देने में संकोच है। पर वो ये चाहेगा चलो 1000 रुपए गज का डेवलपमेंट चार्ज देने के बाद मुझे सरकार ने सुविधा दी और उस कॉलोनाइजर को ये फायदा होगा कि उसके प्लॉट बिकेंगे, अवैध नहीं कहेगा, उस पे भूमाफिया का तमगा नहीं लगेगा। क्योंकि जमीन हम खरीद रहे हैं तो वो कब्जे की जमीन नहीं है, उसने ना तो जिसने प्लॉट परचेज किया उसके पैसे खाए हैं, बल्कि वो तो एक सुविधा दे रहा है। बहुत से तो मैंने डीलर ऐसे देखे हैं, आप मोहन जी यकीन करेंगे, तो वो गरीब आदमियों से किस्तों में पैसा ले लेते हैं बिना ब्याज का। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप प्लॉट लीजिए, आप किस्तों में पैसा दे दीजिए भाई। अगर बताओ उसमें क्या, अगर आप लेकिन मैं ये बैंक से आप लोन कराएंगे तो बैंक ब्याज लेगा। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, बहुत सारे कॉलोनी जो ये प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, बहुत सारी कॉलोनी काटी हंसनगर में, उनको 10-20 साल लग जाते हैं डेवलप होने में। बिल्डर का लाइसेंस लेके आओ, उसको टाइम नहीं लगता, वो 5-7 साल में। बिल्डर मैं यही कह रहा हूँ, बिल्डर को आप जो इतनी सुविधा दे रहे हो, छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलरों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी को मकान मिल जाए। अभी आपने कितनी अच्छी बात कही भाई, आप डेवलपमेंट चार्ज भर रहे हो, आज कल भरा लो उसका जो भरवाना है। तो छोटे छोटे जो लोग हैं, मोहन जी इसमें 2 चीजें हैं। आपने 2 एकड़ में, 2.5 एकड़ में, 1 एकड़ में कॉलोनी काटी। एक सरकार पहले तो रास्ते का नॉर्म फिक्स करे, आप 30 फुट से 40 फुट से छोटा रास्ता आप नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, आपके प्लॉट के साइज हैं वो आपको एक मेजर करने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है 50 गज का, 40 गज का, 70 गज का, 80 गज का आपने दे दिया, नहीं। आप एक कैटराइज करेंगे। अगर आप 200 गज का काटेंगे, उसमें 100 गज के काटेंगे, 80 गज के काटेंगे, एक उसकी मेजरमेंट रो वाइज होनी चाहिए। अगर ये रो है, ये 100 गज की है, ये 80 गज की है, ये 250 गज की है, इस तरह की मेजरमेंट एक नॉर्म्स वो बनाए। दूसरा, आपका डेवलपमेंट चार्ज सरकार हाथ की हाथ ले। अब अगर वो लगभग आइडिया दे रहा हूं, लगभग 500 रुपए गज का, 600 रुपए गज का है, सरकार उसको 1000 रुपए गज देना, बाहर देने के लिए तैयार है, मगर साथ की साथ सरकार एक टाइम बाउंड करके उसमें सुविधा दे। अब भाई हम ये हाथ क्या सड़क, पानी की लाइन, हम सीवरेज आपके हाथ क्या डाल के देंगे, क्योंकि सरकार को तो रेवेन्यू आएगा ना। पर जब मकान बनेगा तो उसका हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स भी आएगा, कभी नगर परिषद को या सरकार को आएगा ना। तो इसलिए चाहते हैं कि वो सुविधा हाथ के हाथ मिल जाए, तो उससे दिक्कतें नहीं होंगी, कॉलोनी बढ़िया तरीके से बस पाएगी, किसी के ऊंचे नीचे नहीं होंगे। आप किसी के तो आप देखेंगे कच्ची कॉलोनी बनी, गलियां कच्ची पड़ी है, किसी ने 4 फुट ऊंचा मकान उठाया, अगले ने 5 उठाया, फिर उसने 6, आते आते 10 साल के अंदर पहले मकान वाले का मकान दब जाता है, उसकी पूंजी सारी बेचारे की जीरो हो जाती है, मकान तोड़ के दोबारा बनाना पड़ता है। मकान तोड़ के दोबारा बनाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब ये नॉर्म्स आप लागू कर देंगे और आप सुविधा देंगे, तो मुझे नहीं लगता अगर कोई भी हरियाणा प्रदेश में ऐसा डीलर होगा। अब 5 आदमी मिलकर काम करें, जब 10 मिलकर काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। जब सुविधाएं मिलेंगी, सरकार ने कह दिया आप 1 एकड़ से कम में नहीं काटेंगे, 2 से कम में नहीं काटेंगे, पर आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, तो आप 5 की बजाय 10 आदमियों का भी ग्रुप बढ़ के काम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह टीचर भी कर रहे हैं, खरीद फरोख्त का काम है। मोहन जी एक चीज बताइए, क्या मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कह देते हैं उसके अंदर। अब जो व्यापारी लोग हैं या बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने आज प्रोडक्शन करी, आज प्रोडक्शन कर दी, किसी भी खाद्य उत्पाद की या किसी अन्य चीज की या किसी भी संसाधन की प्रोडक्शन कर दी उन्होंने। प्रोडक्शन करने के बाद अगर 1 महीने बाद उनको रेट बढ़ गया, सरकार में मार्केट के अंदर रेट बढ़ गया उसी उत्पाद का, तो क्या वो सस्ते में बेचेंगे? बिल्कुल नहीं बेचेंगे। वो 1 महीने बाद के रेट पे ही बेचेंगे, महंगे में बेचेंगे, वो मुनाफा कमाएंगे। तो ये हक सभी को है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास 1 लाख की पूंजी है, तो मैं भी चाहता हूं 1 लाख की पूंजी से मैं अतिरिक्त मुनाफा कैसे कमा सकता हूं। मैंने आज जिसके पास 50 लाख है वो 50 की सोचेगा। तो ये सबको अधिकार है। अगर मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है तो मैं 10 लाख में कहीं सस्ता छोटा प्लॉट मिले, और मैं उम्मीद ये करता हूं उसके कुछ साल बाद रेट रिवाइज होंगे तो मुझे ये मुनाफा हो जाएगा। मैंने आज विनय जी इसीलिए आपको बैठाया। देखिए क्या है, डीटीपी तोड़ने चला जाता है, प्रॉपर्टी डीलर अपनी छोटे छोटे इकट्ठे होकर के अपनी कॉलोनी काटते हैं और मीडिया को खबरें मिल जाती है, फिर 100 तरह की उसमें बातें। लेकिन इसका हाल एक स्थायी तौर पे आपको लगता है प्रॉपर्टी डीलर है उनको कैमरे के सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। डीटीपी को इतनी चिंता है तो ये अवैध कब्जे जगह जगह हो रहे, डीटीपी क्यों नहीं हटवाता? नगर परिषद क्यों नहीं हटवाती? आप मुझे बताइए, सरकारी जमीनों पर कब्जे जो पड़े हैं, नगर परिषद की जमीनों पर कब्जे पड़े हैं, आज तक हटाए गए क्या? डीटीपी बिल्डरों से पैसा वसूलने के चक्कर में तो तोड़ने चला गया।
अब कोई भी कॉलोनी काट रहा है, चलो वहां तोड़ फोड़ करके आएंगे, वो हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते आएगा, सरकार हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ ले लो जी। अब मुझे ये बताइए, डीटीपी का जो कंट्रोल एरिया आता है, वहां जितने कब्जे हो रहे हैं, लोगों ने बड़े बड़े सरकारी रास्तों पे कब्जे कर रखे, क्या वो डीटीपी ने हटाए क्या आज तक? वहां तो जाने का मतलब मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए मक्खी वहां जाएगी जहां मलाई होगी, सीधी सी बात ये है। लेकिन बहुत सारे जो कल हमने देखा है रेवाड़ी के अंदर, क्योंकि मैंने पूरे रेवाड़ी का सर्वे करा है, इसलिए आज एक चर्चा करना जरूरी थी कि रेवाड़ी की नहीं है, पूरे प्रदेश की एक ज्वलन समस्या है। भाई प्रॉपर्टी डीलर काटते हैं कॉलोनी, कोई 8 एकड़ में काट रहा है, कोई 10 एकड़ में काट रहा है, कॉलोनी तोड़िया है, फिर वहां कार्रवाई होगी। धारूड़ा में देखिए पूरा धारूड़ा बस गया। भाई आप तोड़िया है, करिया है, पैसा परिवर्तन हो लिया, किस किस ने उसमें खाया, मीडिया ने खाया, फलाने ने खाया, ढिकड़े ने खाया, लेकिन वो जो खरीदार है उसको कितना महंगा प्लॉट पड़ता है। अगर ये तमाम सुविधाएं सरल हो जाए तो आपको लगता है आम आदमी को आसानी से प्लॉट मिल जाए। मैं तभी कह रहा हूं मोहन जी, अगर आप मान के चलिए, अगर मैं भूखा तो रह नहीं सकता, अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम कम है, अगर आसपास सब कहीं 5 स्टार 3 स्टार ही होटल होंगे, तो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी उसके अंदर तो खाने नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है। अब वो भूखा कितने दिन रहेगा? वो कहीं ना कहीं तो रेडी ठेले पे देखेगा, कहीं ना कहीं छोटे होटल पे जाएगा, वहां खाना खाएगा, पेट तो उसको भी भरना है। तो मैं यही कह रहा हूं, जब बड़े पूंजीपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बिल्डरों को अधिकार है कि वो अपनी पूंजी को 1 से 4 गुना करे, तो क्या छोटे प्लॉट के जो है कॉलोनी काट रहे हैं उनको अधिकार नहीं कि उनका 1 रुपए का 1.25 रुपए हो जाए? मैं वही पूछ, ये तमाम क्या फर्टिलाइजर कोई अधिकार नहीं है? प्रॉपर्टी डीलर यूनियन बनी हुई है, क्यों नहीं उतरते सड़कों पे, क्यों नहीं बात करते, मीडिया के सामने अपनी बात रखते? सड़कों पे उतरना समाधान नहीं है। मैं खुद निवेदन करूंगा हमारे माननीय विधायक जी से, सांसद जी से, मुख्यमंत्री जी से, अगर वो इस ओर स्वतः ध्यान दें, क्योंकि वर्कर तो सभी के नेताओं के ही हैं, चाहे किसी पार्टी से जुड़ा हो, सरकार बदलती रहती है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इन चीजों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो ये जो अवैध कॉलोनियों का है तमगा हटेगा। दूसरा, एक भूमाफिया जो शब्द लगाया जाता है ना बार बार, उससे भी आग लोगों की सोच बदलेगी, क्योंकि भूमाफिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो लोग होते हैं जो दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए, या किसी का एग्रीमेंट कर लिया, जमीन पे कब्जा किया, जमींदार के या जमीन धारक के उन्होंने पैसे खा लिए, या जिनको प्लॉट बेचे उन लोगों के साथ उन्होंने धोखा करके उनके पैसे रख लिए और उनको प्लॉट नहीं दिया, वो आते हैं भूमाफियाओं की श्रेणी में। ये तो एक अपना व्यवसाय कर रहे हैं, ये व्यवसाय की श्रेणी में है। तो इसके अंदर हर आदमी की इच्छा होती है कि वो 1 रुपए की चीज को 1.25 रुपए कर सकता है। जो बिल्डर 1 रुपए के 4 रुपए करने का दावेदार है और सरकार की तरफ से उसको सुविधा मिल रही है। तो देखिए, ये विनय जी थे जो एक ज्वलंत मुद्दे पे, क्योंकि हमने आज चर्चा इसीलिए की कि ये मामला एक बड़ा संगीन है। रेवाड़ी में हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, डीटीपी आए, तोड़ फोड़ की, और प्रॉपर्टी डीलर बेचारे इकट्ठा होकर के ग्रुप बना करके 5, 7, 10 एकड़ के अंदर काटते हैं, किस तरीके से ध्वस्त हो जाता है। मीडिया उनको चटकारे लेकर के उन खबरों को चलाता है, हमने भी बहुत सारी चलाई है, लेकिन इस पे एक सार्थक चर्चा हो, सरकार ऐसे नॉर्म्स बनाए कि आराम से वो भी अपना रोजगार कर सके, तमाम चीजें कर सके, भूमाफियाओं का तगमा हट सके। ये तमाम जो चीजें हैं, किस तरीके से सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, इस पे हमारी लगातार चर्चा हम अभी भी जारी रखेंगे। और प्रॉपर्टी डीलर जो जिन लोगों की कॉलोनियां टूटती है, उनसे भी कहेंगे कि आए अपना यूनियन बना रखिए, आप अपनी बात रखने के लिए एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, आप अपनी बात रख सकते हैं। अब देखते हैं सरकार पर कितना असर पड़ता है, हमारी खबर दूर तक कितनी जाती है, कितने लोग इसको शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाकर के बताएं, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी है। आम आदमी की पकड़ से कहीं ना कहीं आज जमीन जा रही है। जिस तरीके से सोना आम आदमी के हाथ से निकल गया है, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, और मध्यम वर्ग के हाथ से भी अब ये सोना कहीं ना कहीं निकल गया है, जो 1 लाख रुपए पार कर गया, तो जाहिर है तमाम चीजें बड़े बड़े धन्ना सेठों के हाथ की हो जाएगी। इसीलिए इस प्रॉपर्टी में भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि प्रॉपर्टी डीलर जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन पर क्या सरकार के नियम विनय जी ने बड़े विस्तार से रखी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भी काम करते हैं, और बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बड़े माड़े मास्टर कर रहे हैं, बड़े बहुत सारे पता नहीं कितने लोग करते हैं, खरीद फरोख्त का, कमीशन एजेंट का काम करते हैं। तो इसमें एक सार्थक चर्चा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। फिलहाल विनय जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।